बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो आपकी आवाज़ और टीवी चैनल आपकी आवाज़ के आज मेहमान हैं सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत जनाब राजा फरहाद साहब। ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी ममालिक और हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। तो मैं अब सवाल ये करता हूँ राजा फरहाद साहब से कि मुस्लिम लीग की हुकूमत का दावा है कि इमरान खान ने अपने तल्लुकात हमसाया ममालिक और बैनुल अक़वामी ममालिक के साथ नाखुशगवार बना दिए थे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत और दिन रात की मेहनत से तल्लुकात खुशगवार बना दी है। आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैर साहब मैं आपका और राजा साहब का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज टाइम दिया, और मैं आपके टीवी चैनल का और आपकी सारी टीम का मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज टाइम दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने मैर साहब कहा है कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान ने बैनुल अक़वामी दुनिया से पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब कर दिए थे। जी, तो इन्होंने आके वो तल्लुकात ठीक किए हैं। सबसे पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि इन्होंने कौन से तल्लुकात आके ठीक किए हैं, बताएं आप। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि यूएनओ में सबसे पहले मसला जो इस्लाम पे ठाया तो वो इमरान खान ने ठाया। जहाँ दूसरे ममालिक में जिस तरह वो जाते रहे हैं और उन्होंने जिस तरह, क्योंकि जितना इमरान खान को यूरोपियन ममालिक को और दूसरी बाहर की दुनिया को जानते हैं, ये इतना नहीं जानते। और सबसे पहली बात ये है कि इनकी करप्शन की दास्तानें दुनिया के हर मौके या कोने कोने में मशहूर हैं, और उसी वजह से ये बदनाम है और इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। और ये सारी दुनिया को पता है कि ये हुकूमत जो आई है इसको कौन लेके आया है, और ये हुकूमत इसलिए आई थी या इसलिए लेके आए थे कि अमेरिका को चाइना के साथ और रशिया के साथ हमारे तल्लुकात पसंद नहीं थे, और उन्होंने मिली भगत करके इनको सब को इकट्ठा किया। आप देख लें, यही पीपल पार्टी और यही मुस्लिम लीग नून और दूसरी जितनी पार्टियां, ये एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। और आज ये देखें कि सब बैठे हुए हैं। इमरान खान की आप हिस्ट्री निकाल के देखें कि उसने वजारतें कितनी रखी हुई थी। आज आप देखें लगभग 80 के करीब हमारे मुल्क में वजारतें हैं। आप एक वजारत का ख़र्चा देखेंगे पाकिस्तान, इस तरह जिस तरह पाकिस्तानी इकानमी की हालत है इस वक्त, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो 10 वज़ीर भी रखने हमारे मुल्क के इकानमी बारे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक छोटी सी कैबिनेट हो। आप बड़े मुल्कों की मिसाल देते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी देते हैं, इससे पहले देते हैं, दूसरे नवाज शरीफ भी देते थे, जरदारी साहब भी देते थे। लेकिन मसला ये है कि जितनी हमारी कैबिनेट छोटी होगी इतना हमारे मुल्क पे बोझ कम पड़ेगा। हम कर्जा लेते हैं सिर्फ किस्तें देने के लिए। इनकी यैशी देख लें, हर बंदा आता है वो अपने 5 साल का मंसूबा लेके आता है, वो कोशिश करते हैं कि ये मंसूबा 3 साल में ख़त्म हो। आप चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ 50-50 साल के प्रोग्राम बनते हैं। और यहाँ आप यूरोप में रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं डेनमार्क में, यहाँ अगले 100 साल का ये सोचते हैं और उस लिहाज से ये प्रोग्राम बनाते हैं। ये नहीं करते कि हुकूमत आए या ना आए, हुकूमत दूसरी आ जाए, लेकिन ये मंसूबे जो बनाते हैं वो पाकिस्तान अपने मुल्क को आगे रख के, मद्देनज़र रख के ये मंसूबे बनाते हैं कि उनकी देखें कि अगले 100 साल दुनिया किधर जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क में यही होता है कि कमीशन मिलेगा, 3 साल में प्रोग्राम मुकम्मल होगा, और वही मंसूबा जो 10 साल में बनता है ये कोशिश करते हैं कि उसको 3 साल में मुकम्मल करें, अपना कमीशन लें। वही मंसूबा जिस वक्त हुकूमत चली जाती है, मैं हाल जिस वक्त आप रोड ले लें या कोई और मंसूबा, वाटर सप्लाई का मंसूबा ले लें, पाइपलाइन ले लें, कुछ भी ले लें, वो 3 साल के बाद उसका बेड़ा गर्क हो जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी जो एयरपोर्ट हैं उनमें उसका शुमार किया जाता है। जी। जिस आपने मंसूबे की बात की तो इस वक्त मेरे जहन में यही बात आई कि वो 2 अरब रुपए का मंसूबा था, लेकिन वो 25-26 पता नहीं कितने अरब रुपए पे वो क्यों चला गया? वो इसलिए चला गया कि क्योंकि ये मनपसंद लोगों को ठेका देते हैं
और ठेके के ज़रिए इनको उसका कमीशन मिलता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप भी आए हैं, हम सब जाते भी हैं, वहाँ से आते भी हैं, कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जिस तरह इन्होंने बनाया उसकी हालत आज आप देखें कि थोड़ी सी बारिश हो तो उसकी छतें टपक रही होती हैं। और उसका ठेका इन्होंने अपने मनपसंद जो मरियम नवाज के समधी हैं मुनीर चौधरी, मुनीर अहमद, हाँ, उनको दिया था। और आप देख लें कि इतनी दुनिया की इतनी ज़्यादा वहाँ आमदोरफ्त है, और इन्होंने वहाँ जो लिफ्ट का इंतज़ाम न सिर्फ 2 या 3 लिफ्टें हैं, और आपकी मेरे ख्याल में अगर आप लंबी कतार देखें उनकी तो उन्होंने ना वहाँ दूसरी चेयर लिफ्ट लगाई है ना कुछ। वो 2 लिफ्ट के लोग मुसाफिर इंतज़ार करते हैं, जाते हैं, कई कुछ लोग तो बेचारे अपनी फ़्लाइट मिस कर देते हैं क्योंकि कमी की वजह से। कमी, क्योंकि इन्होंने उसका मंसूबा जो बनाया है इन्होंने उसे देख के नहीं बनाया कि यहाँ कितनी आमदोरफ्त होगी या कितने लोग सफर करेंगे। ज्यादा बारिश हो तो सुना पानी भी है, बिल्कुल आता है, वहाँ पानी खड़ा होता है, रनवे पे पानी खड़ा होता है और उसकी सारी छत टपकती है। ये मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं पिछली दफा जिस मैंने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। मैंने कभी भी, ये मेरा एक देखें, मैंने कभी किसी सियासी लीडर पे तनकीद नहीं की क्योंकि ये बनता ही नहीं कि देखें आप हो सकता है आपका तल्लक मुस्लिम लीग से हो, मेरा PTI से तल्लक है, लेकिन मैं अगर आपके लीडर को बुरा भलू कहूँगा तो आप मेरे को कहेंगे। आके जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अगर इमरान खान जो गलत करता है उसे कहना चाहिए इमरान खान से गलतियाँ हुई हैं, उन्हीं गलतियों की वजह से आज इमरान खान खमियाजा भी भुगत रहा है। आपने अभी अपने खिताब में फरमाया राजा फरहाद साहब कि इन्होंने करप्शन की है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। जी जी। तो एहतसाब अदालत ने तो मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और उनके दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज जो कि बिजनेस और कारोबार के माहिर हैं, उनको तो क्लीन चिट दे दिया। कल की बात है। बिल्कुल, उन्होंने क्लीन चिट दी है, लेकिन ये देखें क्लीन चिट उन्हें कब मिली है? जिस वक्त उनकी हुकूमत आ चुकी है, नैब के कवानीन वो चेंज कर चुके हैं, अपनी मर्जी के जज लगवा चुके हैं, अपनी मर्जी के जजों से वो फैसले ले रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर आप यहाँ 100 करोड़ भी किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो वो आपसे पूछते हैं कि ये 100 करोड़ आपके पास कहाँ से आया? पूछते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि ये मेरे आमदन के ज़राए हैं और ये हैं कि आप उनके दादा ने उनको दे दिए। आप उनके पिछले ठा के देख लें बयान उस पूरी फैमिली के। पहले यही मोहतरमा मरियम नवाज कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में क्या, यूरोप में क्या, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में इसी मरियम नवाज ने कहा जी वो फ्लैट मेरे हैं और मेरे कम अज कम मेरे 1 अरब के करीब सासे हैं। सबसे पहली बात तो सोचने वाली ये है कि 1 अरब के सासे उसके पास कैसे आ गए, हालांकि उसका एक मियाँ रिटायर्ड कैप्टन था और उसकी पेंशन थी और उसके बाद वो MNA बने और जो कुछ हुआ, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? ये चीज़ें सारी सोचने वाली हैं क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शुक्रिया राजा फरहाद साहब। ये जो PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान पर 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो ये इंतकामी कार्रवाई है या इसमें कुछ हकीकत भी है? नहीं, देखें, ये बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई है। मैं सबसे पहली बात सोचने वाली ये है कि इमरान खान ने वो जो प्रॉपर्टी है वो इमरान खान की नहीं है। इमरान खान एज ए ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी जो भी होगा किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर कोई प्रोजेक्ट है उसका जो ट्रस्टी है उसे कुछ नहीं मिल सकता। वो हर प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे है और उस ट्रस्ट के नाम पे रहेगी। उसका इमरान खान को कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जो अदारा बनाया है या वो जो अल कादर यूनिवर्सिटी बन रही है उसके पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा है। अगर उस पर करप्शन के चार्जेस हैं तो बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल होना चाहिए। चलें, ठीक है। अभी 3 या 4 माह के बाद में भी पहले भी हो सकते हैं कि नए इंतखाबात के मौका पर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला तवक्को है। बहुत सारे PTI के मेंबरान जो कि इमरान खान पर अपनी जान निशावर करते थे, जियाले थे, उनके सामने हाथ बांध कर खड़े रहते थे, वो मुस्लिम लीग में नून में आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब के इशाइये में शामिल हो रहे हैं। देखें, ऐसी बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं।
ये कोई इमरान खान के बंदे नहीं थे, ये कोई नवाज शरीफ के नहीं है, ये कोई बिलावल भुट्टो के जरदारी के नहीं है। ये मैं साहब वो बंदे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट खुद बेचती है, जिसकी हुकूमत आएगी ये उसमें जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर कल नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो आप देखेंगे जो बेचारे कारकुन पिछले 10 साल से मार खा रहे हैं उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ के दाएं बाएं अगर वो प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वही लोग होंगे, जाहिद अहमद जैसे खुशामदी टोला। इसी तरह इमरान खान के साथ जिस वक्त ये आए थे हुकूमत में, ये फवाद चौधरी जैसे लोग, इसी तरह के कुछ लोग हैं, या अमर कैनी जैसे लोग, ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। वो इन्हें इस्तेमाल करते हैं और अपना काम निकालने के बाद इन्हें उसी तरह फेंकते हैं जिस तरह रद्दी का टोकरी में आप एक टिश्यू को फेंकते हैं। किसी सियासतदान ने यह कल ही बयान दिया है कि जो लाए थे इमरान खान को जी लेकर भी वही चले गए हैं, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, इमरान खान को जो बात है कि वाकया वो लेके आए थे, एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी। बाजवा साहब उस वक्त डीजीसी थे, फैज मीर साहब वो बिल्कुल लेके आए थे, जो बात सही है ये बिल्कुल लेके आए थे। हालांकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने इमरान खान को कहा कि फ़लाँ को टिकट दे दो, फ़लाँ को टिकट दे दो, और इमरान खान को हुकूमत दी बैसाखियों के सारे, जिस पे इमरान खान अपने कोई भी बात अपने बलबूते पे नहीं कर सकता था। सबसे पहले उन्होंने उसके साथ MQM जोड़ी, फिर बलोचिस्तान से उन्होंने बाप पार्टी को जोड़ा इसके साथ, और दूसरे जो है काफ लीग वालों को, इनको साथ उन्होंने मिलाया, और यही इमरान खान की नाकामी का सबब है। लेकिन इमरान खान को यही, आप मेरे आज से जिस वक्त 2018 के पहले के इंटरव्यू निकाल के देख लें, राजा साहब के रिकॉर्डिंग में मौजूद है, लाइब्रेरी में आपका बहुत सारा बयान मैंने जो इनको इंटरव्यू दिए थे तो मैंने इन्हें एक बात कही थी कि यही बंदा होगा जो स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा होगा, क्योंकि इसकी वाम में जड़ें हैं। इमरान खान को आज ये क्यों नहीं निकाल सकते या उसके साथ भारी हाथ क्यों नहीं डाल सकते? इसलिए कि उसकी वाम में जड़ें मौजूद हैं। क्योंकि देख ले मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी स्टैब्लिशमेंट की गोद से आए, बाकी देखने ये पीपल पार्टी थी, ये इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा एंटी थी। अब वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी और बहुत ही बगल बच्चे की तरह उनके साथ काम कर रही है, और ऐसे है कि ये सबसे अच्छा बच्चा उनका है। साबिक सिपा सालार मोहतरम जनाब पाक आर्मी के बाजवा साहब, उनका कहना है जिस वक्त उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली कि मैंने इमरान खान की वो उंगली पकड़कर चलने के लिए कोशिश की, लेकिन इमरान ने मेरा कहना नहीं माना। अगर वो ही लेकर आए थे तो ये उनके साथ चलते तो अदम एतमाद ना आती। नहीं, देखें, अदम एतमाद जिस वक्त वो बिल्कुल वो लेके आए, चलना भी चाहते थे, लेकिन अदम एतमाद के वक्त जिस वक्त बाजवा साहब को भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने ट्रैप किया है। बाजवा साहब को उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको 1 साल के लिए और मुद्दत आपकी बढ़ा देंगे, और जिस वक्त ये सारी बातें वो अदम एतमाद जिस वक्त लेके आए, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा खुफिया रखा है, और इसकी सारी चाल के पीछे जरदारी जो है वो गेम खेल रहा था। और आखिर में जिस वक्त ये सारी बातें तय हो चुकी थी, अदम एतमाद आ गई, इमरान खान की छुट्टी होगी, और उसके बाद जिस वक्त ये सारा फैसला हुआ तो उन्होंने जिस वक्त आखिरी जिस वक्त मियाँ साहब, आपको पता है वो 1 दिन के लिए गए थे मियाँ शहबाज शरीफ लंदन में, जी। तो उन्होंने कहा था जी वहाँ वो 3-4 दिन रहे। मसला ये था उनका कि वहाँ उनकी जो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी इस 1 साल के लिए बाजवा साहब की मुद्दत बढ़ा दी जाए, तो नवाज शरीफ ने उससे साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जाके असम्बलियाँ तोड़ दो, मैं 1 साल बाजवा को किसी कीमत पे नहीं दूंगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था। बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं। अभी और आज जो नताइज कराची से मौसूल हो रहे हैं पूरी दुनिया में लोगों ने देख लिए, पढ़ लिए, सुन लिए। कराची के मेयर जो हैं वो पीपल पार्टी के, उन्होंने से अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है, और वो मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो चुके हैं, डिप्टी मेयर भी पीपल पार्टी के हैं, लेकिन जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान नताइज को मानने के लिए तैयार नहीं। आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी हुई है
कि पीपल पार्टी का मेयर वहाँ बना है, क्योंकि जमात इस्लामी वाले जी जी ये हमेशा मुनाफिकत की सियासत करते हैं। ये हमेशा कोशिश करते हैं, आप इनकी पिछली हिस्ट्री देख लें, मरकज़ में पीपल पार्टी के साथ होंगे, कश्मीर में नून के साथ होंगे, गिलगित बल्किस्तान में किसी और के साथ होंगे। ये मुंह पे कुछ और कहेंगे, पीठ पीछे आपके कुछ और कहेंगे। ये इसी तरह देख लें, आखिरी वक्त तक ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पीपल पार्टी इन्हें कुछ सीट दे दे या इनका आपस में मायदा हो जाए। तो इन्होंने, आप इससे 2-3 पहले का बयान नईम का देख लें, जो है हाफिज नईम हाफिज रहमान नईम रहमान का, जी, तो जी। उन्होंने कहा था जी हम पीपल पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उस वक्त इन्हें याद नहीं, जिस वक्त आप बैठने के लिए तैयार हैं तो वो कहते हैं मैं उन यूसी को भी हम भूल जाते हैं वहां जो धांधली हुई है। अच्छा, अगर वो इनके साथ बैठ जाएं तो वो धांधली नहीं हुई। लेकिन पीपल पार्टी ने जिस तरह ये सीटें ली हैं, हालांकि उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया है, लेकिन आने वाले वक्त में एक तो सबसे पहले बात जो है, इनको मुबारकबाद देनी चाहिए पीपल पार्टी वालों को। इन्होंने MQM का सफाया वहाँ से कर दिया। ये वो जमातें हैं, ये हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करती हैं। इनके पास 2-2 सीटें होती हैं, 3-3, और ये हुकूमत को बदनाम करते हैं, और जो भी हुकूमत आती है उसे काम नहीं करने देते। ये सादक और अमीन होने का दावेदार हैं जमात इस्लामी का। आपने राजा फरहाद साहब, आपने ये जिक्र किया, एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि ये पीपल पार्टी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ इनका नस्बुलैन, इनकी जमात का नारा जो है वो सादक और अमीन का है। तो ये दो चीज़ें आपस में टकराती नहीं? टकराती नहीं है, इसलिए कि इनका मंशूर ही ये है। आप इन्हें लोकल इनकी सियासत देख लें, इनकी गली मलों की सियासत देख लें, बल्दियाती इलेक्शन की सियासत देख लें, इनकी बाहर जो तंजीमें हैं उनकी सियासत देख लें। इसमें तो मैं मौके का चश्मदीद गवाह हूँ डेनमार्क का, कि यहाँ जिस वक्त मनीष शाह साहब के बेटे इलेक्शन पे खड़े थे कौंसलर के लिए, और यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कम्युनिटी फोरम के ज़ेर साया फैसला किया था सारे पाकिस्तानियों ने कि हमने पाकिस्तानियों को वोट देने हैं। लेकिन यहाँ हमारे कुछ दोस्त थे अपने जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा जी नहीं, आप हमें वोट दें, हम आपके जो दूसरा बंदा खड़ा है अपने बदर शाह के मुकाबले में, वो एक हिंदू था नेपाली, इन्होंने छिंगबिया और इस कोपनहेगन से उसको वोट दिए थे सिर्फ अपने लिए वोट लेने के लिए। और जमात इस्लामी के फरीद मोमन है जो पेश थे, लोगों के घरों से जाकर कृष्णा के लिए वोट मांग रहे थे। इम्तियाज़ सवैया साहब भी जमात इस्लामी से मुंसलिक हैं और तालीम याफ्ता हैं, इंजीनियर हैं, और दीन के बारे में बड़ा दर्द रखते हैं। जी जी। तो क्या आप समझते हैं कि वो जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो खुदा की रजा के लिए कर रहे हैं या सियासत? नहीं, इम्तियाज़ भैया पहले का मैं नहीं कहता, लेकिन इस वक्त इम्तियाज़ भैया जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल खुदा की रजा के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पहले का मैं नहीं कहता, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी अहलिया की मुलाकात हुई है, और उन्होंने एक बयान ट्वीट किया है कि कुरान की आयत का हवाला देते हुए कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिए हैं। जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह के सपुर्द तो सारे काम बंदे के होते हैं, पूरी कायनात के हैं। पूरी कायनात के हैं। अल्लाह ताला एक कादिर है, वही सारे फैसले करते बंदे हैं हम अल्लाह ताला के, सभी बंदे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टैंड लिया है बिल्कुल उन्होंने हक पे स्टैंड लिया है, क्योंकि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। सियासत बसीयत एक सियासतदान, उन्होंने यही फ़ायदा देखा कि उन्होंने देखे सबसे पहले जो इस वक्त आए PTI में, तो उन्होंने अपनी बेटे की सियासत को आगे रखा। उन्हें पता था कि यंग है, और उनके अभी आप एज देख लें 77 ईयर है, बंदा कुछ नहीं कह सकता। अगर 10 साल जिंदा रहते हैं, 20 रहते हैं, ये तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन अब जो उन्होंने स्टैंड लिया है, जिस तरह उन्होंने किया स्टैंड लिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा उनको जो मकबूलियत मिली है वो इस वजह से मिली है कि PTI में कुछ लोग ऐसे थे कि जो 1 घंटा क्या 10 घंटे भी जेल बर्दाश्त नहीं कर सके, और वो बाहर निकले और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल्कुल पार्टी से लादा हो गई। लेकिन परवेज़ इलाही को पता चला, हालांकि उनकी एज थी, वो डटे रहे हैं, इस पे उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है, और अब वो
बेसिकली अगर देखें ना, वो पहले बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट के बंदे थे। स्टैब्लिशमेंट उन्हें कहती थी सुबह, वो कहते थे सुबह, वो कहते थे शाम थे, वो कहते थे शाम है। यही वो परवेज लाई वज़ीर आला थे जो असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि मैं परवेज मुशर्रफ को 100 दफ़ा वर्दी में सदर बनाऊंगा। हाँ। लेकिन जिस वक्त परवेज लाई पे मुश्किल वक्त आया तो यही परवेज लाई थे जो उसे छोड़ के पहले भाग गए थे। यही काफ लीग थी, यही चौधरी शुजात थे जो उसे छोड़ के उसकी सदारत पे कब्जा करके उस बेचारे को छोड़ दिया। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन जो कुछ बंदा किसी के लिए करता है उसे वही भुगतना। उन्होंने इन्हें नायब वजीर आजम भी बनाया था मुशर्रफ साहब ने। नहीं, वो पीपल पार्टी वालों ने उस वक्त बनाया था नायब वजीर आजम, हालांकि उसका कोई ओहदा नहीं था, ना उसकी वो आइन में जरूरत थी उस वक्त जो उन्होंने किया था। परवेज लाई को बेनिफिट तो मिलते हैं। बेनिफिट तो ये किसी तरीके से भी निकाल लेंगे। अच्छा, ना भी बने जो बेनिफिट तो इन्हें देखे ना कि अभी रस्साकशी जो चल रही है कि नायब वो कहते हैं जी नादरा का चेयरमैन बनाना है, नून वाले कहते हैं हमारा होगा जी, पीपल पार्टी कहते हैं पीसीबी का चेयरमैन हमारा होगा, ज़का अशरफ को बनाना चाहते हैं। हालांकि मैं खुद मिला हूँ मलिक तारिक को, ऑनेस्ट बंदा है। उसने जिस तरह नादरा के लिए अफ्रीका में जिस तरह लोगों के लिए काम किया, यहाँ वो कोपेनहेगन में रहे हैं, यूएनओ में काम करते रहे हैं, एक ईमानदार ऑफिसर है। 77 साला बुजुर्ग चौधरी परवेज लाही की अहलिया का यह कहना है कि मेरी मुलाकात के दौरान मुझे पता चला कि उन पर जो सलूक और उन पर जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, उनको तंग किया गया है। ये जो है ये एक 77 साला बुजुर्ग के साथ ये एक अच्छा अमल नहीं। इत्तेफाक से आपके सामने ये बाबा मैं बैठा हूँ। आई एम 77 आल्सो। देखें मैर साहब, ये अगर ये बंदे देखें ना अपने आप को, चौधरी परवेज लाई साहब, इनको इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए, लेकिन ये सबक सीखते नहीं हैं। जरदारी साहब को उन्होंने देखे कितने अरसा जेल में रखा और उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कोई जेल की हालत बदली की नहीं। गरीब की आवाज़ तो कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। लेकिन परवेज लाई के साथ जो कुछ हो रहा है ये उनका अपना रिश्तेदार कर रहा है, ये उनका दामाद है मोहसिन नकवी, वो कर रहा है। ये इनकी ज़ाती रंजिश में तब्दीली हो चुकी है। इसमें सियासी आंसर कम है, ज़्यादा ज़ाती रंजिश है। अगर वो चाहें तो उनको सहूलत मुहैया कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि इस वक्त देखें स्टैब्लिशमेंट का वो कहते हैं ना कि बच्चा जो है या जरदारी का बच्चा मोहसिन नकवी, वो बिल्कुल हर काम कर सकता है और उसी के इख्तियार में है, क्योंकि पंजाब का निगरान वज़ीर आला वो है। राजा फराज साहब, आप सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत, आज हमें अपने वक्त निकाला, बड़ी मेहरबानी। अब ज़रा इस तरफ आते हैं कि कुदरती आफात, ज़लज़ले, स्कूलों को मिलने वाले फंड तक वो खर्च नहीं किए जाते स्कूलों की तालीम पर, लोगों पर, बिल्डिंग पर। वहाँ तो मैंने बैंसें भी देखी हैं बंदी हुई। तो सरहदों की हिफाजत, दहशत गर्दों से मुकाबला, पाक फ़ौज के तकरीबन 1 लाख जवान शहीद हो चुके हैं। और इसके बावजूद पीटीआई ने जब एहतजाज किया पाकिस्तान सफारतखाना के सामने, और एक औरत या लड़की या खातून, क्योंकि मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, उसका कहना था कि फ़ौजियों के बच्चों को घर से निकाल कर मारो। ये इसको ये नज़र नहीं आता कि ये फ़ौज हमारी जो है उस वक्त जाग रही होती है जब 24 करोड़ अवाम सो रहे होते हैं। देखें, ये सवाल आपने वो किया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारी एक बहन है, उसके बारे में कोई लफ्ज़ कहना मुझे ज़ेब नहीं देता। लेकिन ऐसी औरतों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी की कितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, 1 लाख के करीब कुर्बानी पहुंच चुकी है। सरहदों की हिफाजत दहशत गर्दों से लड़ते हैं। देखें जी, दहशत गर्दों से अगर पाकिस्तानी फौज जिस तरह मुकाबले करती है, इन्हें एक चीज़ का पता नहीं है। आप अगर -60 डिग्री पे सियाचिन पे जाके ड्यूटी कर सकते हैं तो आपके साथ वहाँ जो हशर होता है, या आप या तो पैरालाइज होके आएंगे या आपकी बॉडी का कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है, हमारी फैमिली है और ये जितने जर्नल हैं या जितने, हर बंदे ने वहाँ जाना है। कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि मैं सियाचिन नहीं जाऊंगा। फौज में इनकार नहीं होता, नहीं, इनकार वाली तो बात ही नहीं है। अगर एक आर्मी चीफ गलत है या एक जनरल बाजवा ने अगर कोई गलत स्टेप किया है तो उसका
खमियाजा पूरी फौज को तो नहीं भुगतना, उसी को भुगतना है। और फौज में आर्डर चलता है। आज हमारे सिपा सलार सैयद आसम मनीर साहब हैं, जी जी, वही फौज के सरबराह हैं, उन्हीं का आर्डर चलेगा। अगर उनका आर्डर नहीं चलेगा तो पाक की फौज जो है वो भी पाकिस्तान पंजाब पुलिस की तरह हो जाएगी। और जहां तक हमारे फौज की कुर्बानियां, इन्हें हमें याद रखना चाहिए। और आपको याद है कि आपने वहां मेरा इंटरव्यू किया, मैं उस दायरे से थोड़ा पीछे होकर खड़ा हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि बंदा ये कहे कि दहशत गर्दी के पीछे वर्दी है, ये वो गद्दार लोग ऐसे नारे लगा सकते हैं। हम वो पहले नकीबुल्ला मसूद को हम बुरा कहते थे, यहाँ से हम उसकी रिपोर्टें भेजते थे, एम्बेसी हमारी उसकी रिपोर्टें भेजती थी। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे अफगानियों के साथ मिलके। तो अगर हमारे लोग भी ये करेंगे तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग गद्दार हैं, उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने का हक नहीं है। पाकिस्तानी फौज है तो हम हैं, अगर फौज नहीं है तो हम नहीं है। हमारा दिल हमेशा फौज के साथ। राजा फराज साहब, एक सवाल अभी आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में आया कि आसम मुनीर जो सिपा सलार पाक फौज हैं, उन्होंने कहा कि अवाम और फौज के दरमियान तफरीक डाली जा रही है, तो ये ऐसे नारे जो है तफरीक डालने के लिए? देखिए जी, ऐसे नारे तफरीक डालने के लिए होते हैं, ऐसे नारे नहीं होने चाहिए। दो चीज़ देखें, एक ऐसा नारा ज़रूरी है कि नहीं होना चाहिए, और एक और चीज़ जो नारा ये लगाते हैं हम कि जी कुछ लोग, हम भी पीटीआई में हैं, सियासत हर आपके अपनी पार्टी, आपका मौक़िफ़ अपना है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कौन बचाएगा पाकिस्तान। अल्लाह ताला ज़ात ने पाकिस्तान बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और ये वो ही बचाएंगे, अल्लाह पाक ही इसे बचाएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से ये पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। ऐसी चीज़ों से हमें पीछे हटना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें। पीटीआई, अच्छा पीटीआई जो है, जी, आतिफ इलियास का दावा है कि उनके मेंबरान बहुत ज़्यादा हैं और वो सदर है मौजूदा। आपका इंटरव्यू कल इतवार वाले दिन रेडियो आपकी आवाज़ पर मैंने भी सुना, लोगों ने भी सुना। आप उन्हें सदर क्यों नहीं मानते? मेयर साहब, हम सदर इसलिए नहीं मानते कि जिस वक्त यहाँ पहला इलेक्शन हुआ था तो हमने अब्दुल्ला रियाल के नीचे इलेक्शन लड़ा था। 2100 वोट हमने बनाए थे, बाकी उनके वोट थे, और तकरीबन 1500-1600 वोट कास्ट हुए थे। हमारे जो वोट थे तकरीबन 1500 कुछ थे। हमारे सदर बने थे इमरान महबूब, हमारी पूरी टीम थी, उसमें सैयद मीर मुख्तार नकवी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, मलिक मदर साहब थे, बाकी साथी हमारे चौधरी यूब और बाकी सारे हमारे थे, मियाँ मनीर साहब भी चेयरमैन थे, बाकी सारे। उन्होंने हमें पूरा साल नहीं माना, और हमने पहले दिन बनने के बाद हमने कहा था जी हम अब्दुल्ला रियाल के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे डेनमार्क में। हम उस बात पे कायम रहे। जिस वक्त ये इलेक्शन का माहौल आया तो हमने कहा जी अब्दुल्ला रियाल के नीचे नहीं। राजा साहब के रेडियो पर मैंने जितने इंटरव्यू दिए, मैंने उस वक्त इनको कहा, आतिफ इलियास को और इनकी सारी टीम को, कि आप यहाँ से एक इलेक्शन कमिश्नर बना लें। उनके गाँव के यहाँ हाजी रियाज साहब मदनी मस्जिद के चेयरमैन है, यहाँ ही वोट डाले जाएं और यहाँ ही फैसला हो, फिर देख लेंगे कि किस में कितना दम है, कौन इलेक्शन जीत सकता है। आइंदा इलेक्शन में आप मुकाबला करेंगे आतिफ इलियास का? अगर अब्दुल्ला रियाल के नीचे इलेक्शन हुए तो हम मुकाबला नहीं करेंगे, अगर यहाँ का इलेक्शन कमीशन होगा तो बिल्कुल मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया राजा फराज साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।